एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। और राजधानी लाइव की हम शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली की खबर के साथ। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि उपराज्यपाल का दिल्ली वालों को चोर कहना गलत है, उन्हें ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। इस गैर जिम्मेदाराना बयान के लिए दिल्ली वालों से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आप नेता दुर्गेश पाठक ने एमसीडी के कंगाल होने की वजह दिल्ली वालों को नहीं बल्कि बीजेपी को बताया। बीजेपी की एमसीडी ने डेंगू की दवाई से लेकर कूड़े की सफाई, बच्चों की किताब खरीदने, हाउस टैक्स सहित हर काम में भ्रष्टाचार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली वाले दिन रात मेहनत करते हैं। बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले से लेकर अवैध कॉलोनियों और झुग्गियों में रहने वाले भी ईमानदारी से टैक्स देते हैं। जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी तब दिल्ली का बजट 25,000 करोड़ रुपए था। 6 सालों के भीतर दिल्ली का बजट लगभग 70,000 करोड़ रुपए हो गया है। यह पैसा दिल्ली वालों ने टैक्स के माध्यम से दिया है। उपराज्यपाल से अपील है कि बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह व्यवहार न करें। विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि मेरी उपराज्यपाल से अपील है कि बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह व्यवहार मत करिए। आपको भगवान ने एक बड़े जिम्मेदार पद पर बिठाया है, आप दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। बीजेपी वाले दिन रात दिल्ली वालों को गाली देते हैं, उनको कहते हैं कि तुम्हारी झुग्गी, अवैध कॉलोनियां, बड़ी बड़ी कोठियों के छज्जे तोड़ देंगे। अब आपने भी गाली देना शुरू कर दिया है और चोर कहना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि उपराज्यपाल ने ट्वीट कर कहा कि पूर्व के वित्तीय कुप्रबंधन और 75% दिल्ली वासियों द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स न देने से आर्थिक प्रबंधन रेड जोन में आ गया है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजीव, आपसे पूरी जानकारी हम चाहेंगे। उपराज्यपाल के एक ट्वीट पर इस समय घमासान छिड़ा हुआ है, क्या वो ट्वीट था और अब आम आदमी की तरफ से क्या कुछ पलटवार किया जा रहा है उनके ट्वीट पर? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें, कल दुर्गेश पाठक ने जिस तरीके से प्रेस वार्ता के माध्यम से कहीं ना कहीं जो उपराज्यपाल वीके सक्सेना के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि वो दिल्ली की जनता को चोर कहना बंद करे। मगर यहाँ पर बात करें उपराज्यपाल की, तो उपराज्यपाल की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया था कि दिल्ली सरकार जो है वो लगातार कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप के अंदर बीच में गिर रही है और यहाँ तक की जो जनता है वो परेशान है और उनके लिए जो कार्य करने चाहिए थे वो करे, और जो टैक्स की चोरी की जाती है उनको लेकर कहीं ना कहीं बयानबाजी की गई थी। मगर यहां पर बात करें जिस तरीके से दुर्गेश पाठक की, तो दुर्गेश पाठक ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि दिल्ली की जनता जो है वो ईमानदार है और लगातार चाहे वो कोठी के लोगों की बात करें या फिर झुग्गी बस्ती के अंदर रहने वाले लोगों की बात करें, सभी लोग जो है वो टैक्स के माध्यम से दिल्ली को टैक्स के रूप में कहीं ना कहीं वो पैसा देते हैं और कहीं ना कहीं वो ईमानदारी से वो टैक्स चुकाते हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से उपराज्यपाल के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि वो दिल्ली की जनता को चोर कहना बंद करे, मगर उपराज्यपाल की बात करें तो उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी जरूर की थी, मगर वो टैक्स चोरी के लेकर की गई थी, ना कि दिल्ली की जनता को बोला गया था। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भाजपा की, तो भाजपा लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगाती है कि दिल्ली सरकार ने इतना काम नहीं किया, इतना पैसा जो है वो गबन कर लिया गया। और इसी तरीके के आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से निगम के ऊपर लगाए जाते हैं, क्योंकि निगम के अंदर बार बार ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है, स्कूलों को लेकर भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है, बच्चों की किताबों को लेकर भी किया जा रहा है, डेंगू की दवाई जो है उनको लेकर भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तमाम जो आरोप है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में देखने को मिल रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं उपराज्यपाल की जिस तरीके से कहा गया कि उपराज्यपाल जो है वो दिल्ली के पहले नागरिक है, तो उनको कहीं ना कहीं इस तरीके की बयानबाजी नहीं देनी चाहिए और लगातार कहीं ना कहीं जनता के लिए काम करना चाहिए। यही बात करें उपराज्यपाल की और दिल्ली सरकार की, यानी कि आम आदमी पार्टी की, तो दोनों को ही कहीं ना कहीं जनता के लिए मिलकर काम करना होगा, ताकि जनता जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस भ्रम से दूर होती हुई नजर आए कि किसने किसके लिए क्या किया। मगर यहाँ पर जनता के कहीं ना कहीं जब चुन के लेके आती है तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो जनता के लिए काम करे। मगर यहां पर बात करें जिस तरीके से निगम के अंदर लगातार सफाई को लेकर कर्मचारी जो है परेशान है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसी बयान को लेकर कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार के हाथ में अब निगम है, तो निगम के जो कर्मचारी है उनका पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है। इसी तरीके के जो आरोप थे वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली सफाई कर्मचारियों की, जिनको अभी तक सैलरी नहीं मिल पा रही है और कहीं ना कहीं वो परेशान होने की वजह से कहीं ना कहीं जो सफाई का काम है वो रोक
उठते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी केंद्र सरकार को सतर्क होना पड़ेगा। जो निगम के कर्मचारियों की जो परेशानियां हैं या फिर अधिकारियों की जो परेशानियां हैं, उसको किस तरीके से दूर करना है, ये केंद्र सरकार के हाथ में। मगर दिल्ली सरकार की करे तो दिल्ली सरकार भी कहीं ना कहीं जो अपनी कमियां हैं उनको छुपाने की बजाय उनको दूर करने की कोशिश करे, ताकि जनता जो है वो बिल्कुल साफ होती हुई नजर आए और जनता को ये लगे कि हाँ, जो कौन सा नेता उनके लिए काम करता हुआ नजर आ रहा है। जी, हकीकत क्या है? जैसा उपराज्यपाल कह रहे हैं कि 75% दिल्ली वासी जो है टैक्स नहीं देते हैं, ये टैक्स की हकीकत क्या है? क्या वाकई में इतनी बड़ी संख्या में राजधानी दिल्ली के लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार जिस तरीके से बयानबाजी दे रही थी, ये भी कहा जा रहा था कि उपराज्यपाल जो है वो कहीं ना कहीं कैसे चोरी, जनता के ऊपर चोरी का आरोप लगा रहे हैं। और जिस तरीके से बात करें लगातार कहीं ना कहीं आम जनता की, और जिस तरीके से उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली की जनता जो है वो टैक्स के चोरी करती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता जो है वो टैक्स चोरी ना करे। मगर यहाँ पर बात करें जो उद्योगपति है या फिर बड़े बिजनेसमैन है, वो जरूर टैक्सों के अंदर कहीं ना कहीं घपलेबाजी करने की कोशिश करते हैं और इसी को लेकर कहीं ना कहीं आरोप भी लगते हुए नजर आते हैं। मगर आम जनता की बात करें, वो जब अगर एक माचिस की डब्बी भी खरीद के लेके आते हैं तो उस पर भी कहीं ना कहीं टैक्स होता है, वो भी कहीं ना कहीं जनता के द्वारा लिया जाता है। मगर जनता जो है वो लगातार कहीं ना कहीं टैक्स की चोरी नहीं, बल्कि हमें टैक्स जो है वो हर तरीके से जमा करने की कोशिश करती है। बड़े उद्योगपतियों की बात करें, उनके द्वारा जरूर कुछ छोटी मोटी चोरी जरूर की जाती होगी, मगर यहाँ पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप है उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से अच्छा है जो सच्चाई क्या है वो जनता के सामने पेश की जाए। जी बिल्कुल, आखिरी सवाल है राजीव, अगर हम एमसीडी के बारे में बात ही कर रहे हैं तो ये जानना बेहद अहम हो जाता है कि इस समय एमसीडी कितने घाटे में चल रही है। लक्ष्मी, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से जनता की, तो जनता के लिए जिस तरीके से काम करने चाहिए, और जहां तक की बात करें जिस तरीके से कैसे निगम के कर्मचारियों के लिए या फिर सैलरी को लेकर जो भी परेशानियां हैं वो दूर करनी चाहिए, और लगातार कहीं ना कहीं जो निगम के कर्मचारियों की परेशानियां उनको भी दूर करना चाहिए। दिल्ली सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो या फिर भाजपा के बड़े नेता हो या आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हो, सभी को कहीं ना कहीं मिलकर काम करना चाहिए। मगर यहाँ पर परेशानियां जरूर देखने को मिल रही है और उस परेशानियों को निवारण जो है वो लगातार नहीं देखने को मिल रहा है, मगर जनता कहीं ना कहीं इनके बीच में कहीं ना कहीं पिसती भी नजर आ रही है। जी चलिए, शुक्रिया राजीव, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। और अब हम बढ़ेंगे राजधानी लखनऊ की खबर की ओर। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को लखनऊ आ रही हैं। वह यहां बीजेपी गठबंधन के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक कर उनसे चुनाव के लिए समर्थन मांगेंगी। इसके बाद मुर्मू मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर भी जाएंगी, जहां रात्रि भोज के साथ कुछ विशिष्ट जनों से उनकी मुलाकात होनी है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल ने बताया कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू दोपहर 3 बजे राजधानी स्थित चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचेंगी। उनके जोरदार स्वागत की तैयारी की गई है। शाम 5:30 बजे लोक भवन में आयोजित बैठक में समर्थन के लिए वे संपर्क और संवाद करेंगी। इसके बाद वह मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर भी पहुंचेंगी। वहां पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ वे मुलाकात करेंगी और वहीं पर रात्रि भोज भी होगा। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए देश के कुल मत मूल्य में सर्वाधिक 14.86% की हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है। यहाँ सबसे अधिक 80 लोकसभा और 403 विधानसभा सीटें हैं। सांसदों के मत का मूल्य हर जगह समान 700 है, जबकि आबादी के गणित के हिसाब से विधायकों के मत का मूल्य यहाँ सर्वाधिक 208 है। एनडीए प्रत्याशी को उत्तर प्रदेश से 1,19,084 मत मूल्य की बढ़त पहले से तय थी। तो राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को लखनऊ आ रही हैं। वह यहां बीजेपी गठबंधन के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक कर उनसे चुनाव के लिए समर्थन मांगेंगी। इसके बाद मुर्मू मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर भी जाएंगी, जहां रात्रि भोज के साथ कुछ विशिष्ट जन से उनकी मुलाकात होनी है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल ने बताया कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू दोपहर 3 बजे राजधानी स्थित चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचेंगी। उनके जोरदार स्वागत की तैयारियां की गई हैं। शाम 5:30 बजे लोक भवन में आयोजित बैठक में
समर्थन के लिए संपर्क और संवाद करेंगी। इसके बाद वह मुख्यमंत्री के सरकारी आवास भी पहुंचेंगी। वहां पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात करेंगी और वहीं पर रात्रि भोज भी होगा। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए देश के कुल मत मूल्य में सर्वाधिक 14 से ज्यादा की हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है। यहाँ सबसे अधिक 80 लोकसभा और 403 विधानसभा सीटें हैं। सांसदों के मत का मूल्य हर जगह समान 700 है, जबकि आबादी के गणित से विधायकों के मत का मूल्य यहाँ सर्वाधिक 208 है। राजग प्रत्याशी को उत्तर प्रदेश से 1,19,084 मत मूल्य की बढ़त पहले से तय थी। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। जितेंद्र, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। आज द्रौपदी मुर्मू लखनऊ पहुंचने वाली हैं, क्या कुछ कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित हैं उनके? देखिए, एनडीए की उम्मीदवार है, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, और उसको देखते हुए वोट मांगने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टिकोण से और सीटों के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है, उसको देखते हुए कल यशवंत सिन्हा, जो कि विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है, तो वहीं द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार है, उसको देखते हुए वोट मांगने के लिए, वोट की अपील करने के लिए आज राजधानी लखनऊ आ रही है। और वहां पर भाजपा के गठबंधन से सांसद और विधायकों के साथ उनके साथ चुनाव के लिए समर्थन मांगेंगी और कहीं न कहीं वोट लेने की अपील करेंगी। और साथ ही साथ इसके बाद मुर्मू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर भी जाएंगी और कहीं न कहीं सरकारी आवास पर जाके वो रात्रि भोज भी करेंगी और जो विशिष्ट जन है उनसे भी मुलाकात करेंगी, जो भाजपा के वरिष्ठ जन है उनसे भी बातचीत होगी। और साथ ही साथ भाजपा के प्रदेश मंत्री जो राम गोविंद जी ने साफ तौर पर बताया था कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू लगभग 3 बजे आज लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगी और लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने के बाद चौधरी चरण सिंह वहां पहुंचने के बाद उनके आगामी जो एयरपोर्ट पे है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और अपना दल एसके कार्यकारी अध्यक्ष और प्राधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद, ऐसे तमाम नेता रहेंगे जो कहीं न कहीं उनकी अफगानी काम करने का काम करेंगे और उनका स्वागत करने में भी काम करेंगे। साथ ही साथ जोरदार स्वागत की तैयारी है, पूरे लखनऊ को पोस्टर और बैनर से पटा दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू आ रही है, उसको देखते हुए स्वागत की तैयारी कर ली है पार्टी ने। और प्रत्याशी राजग मुर्मू के साथ भाजपा अपना दल निर्भर भारतीय शोषित आम दल के निषाद पार्टी के सांसद विधायक अपनी शाम लगभग 5:30 बजे आयोजित जो बैठक है उसमें कहीं ना कहीं वोट मांगने की अपील करने के साथ साथ उनके साथ बातचीत करेंगी, मुलाकात करेंगी। वहीं पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता हुआ उनसे मुलाकात करने का काम भी करेंगी। तो वहीं बात की जाए तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल मतों की सर्वाधिक संख्या 14.86% है, जिसकी हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की, जहां पर सबसे ज्यादा 80% लोकसभा और 403 विधानसभा सीटें हैं। और कहीं ना कहीं सांसदों की मत का मूल्य हर जगह समान लगभग 700 है, और जबकि आबादी की गणित से विधायकों का मूल्य सर्वाधिक है और कहीं ना कहीं 208 विधायक हैं। रजक प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में लगभग 1,19,884 है और कहीं ना कहीं मत मूल्य से पहले ही ये तय किया गया था। रामपुर और आजमगढ़ की जो चुनाव भाजपा जीती है, जो सीट लोकसभा की जीती है, उसको देखते हुए लगभग 1400 मत मिल चुके हैं। और कहीं न कहीं भाजपा जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी उनको समर्थन किया है, तो जाहिर सी बात है कि द्रौपदी मुर्मू जो मत के लिए लोगों से, जनता से और सांसदों विधायकों से अपील करने आ रही है, वो कहीं ना कहीं चाहती है कि उनकी जो उम्मीदवारी है वो लगभग तय मानी जाए, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मानी जाए। तो दोनों ही प्रत्याशी ताबड़तोड़ प्रचार में लगे हुए हैं। कल यशवंत सिन्हा आए थे, तमाम बातों पे निशाना साधने का काम किया, तो वही आज द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं और कहीं ना कहीं वरिष्ठ जनों से लेकर जो सांसद विधायक हैं, जो गठबंधन के नेता हैं, उनसे भी मुलाकात करने का काम करेंगे। कल हमने देखा था जितेंद्र कि यशवंत सिन्हा जब आए थे तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने कई वादे भी किए हैं। एक वादा उन्होंने मीडिया से भी किया है कि हम देख रहे हैं कि हाल ही के दिनों में मीडिया की क्या स्थिति है, तो मीडिया निष्पक्ष तरीके से काम कर सके, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। कुछ इस तरह की बातें भी वो करके गए हैं। तो आपको लग रहा है कि इस तरह की बातों से वाकई में जो लोग हैं वो यशवंत सिन्हा को पसंद करेंगे या द्रौपदी मुर्मू को नापसंद करेंगे? देखिए, पसंद नापसंद की बात अभी फिलहाल तय नहीं की, सांसद विधायक की जो वो तय करने का काम करेंगे। और साथ ही लेकिन यशवंत सिन्हा ने कल कई बातों पर निशाना साधने का काम किया। उन्होंने कहा कि
मैं अगर राष्ट्रपति पद जीतता हूँ, राष्ट्रपति बनता हूँ, तो सबसे पहला काम दूसरे दिन मैं जो आजाद मीडिया है उस पर कहीं ना कहीं काम करने, क्योंकि लगातार देख रहे हैं उन पर हमला हो रहा है, उनको रोकने का काम किया जा रहा है। मैं इस चीज से मीडिया को स्वतंत्रता दिलाने का काम करूंगा। और साथ ही साथ और भी उन्होंने तमाम वादे किए, और राष्ट्रपति पद की अगर वो बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं, तो सब उसके बाद वो दूसरा काम करेंगे। शपथ लेने के बाद वो दूसरे दिन ही उन्होंने कहा कि जो एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी पे सीधा निशाना उन्होंने साधा कि एजेंसियों को जो दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, इस तरह की जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जाए, इनका दुरुपयोग रोकने का काम कराया जाएगा, क्योंकि हमारे पास पावर होगी और पावर के चलते मैं अपने अधिकारों का पूरा प्रयोग करूंगा। और तमाम राष्ट्रपतियों की तरह जैसे उन्होंने मौजूदा समय की बात करी, रामनाथ कोविंद जी की बात करी, महामहिम की बात करी, तो उन्होंने भी ये बात कहा कि मैं चुपचाप नहीं बैठने वाला। और कहीं ना कहीं जिस तरह से एनडीए अपना उम्मीदवार उतारता है और उसके बाद जो भी राष्ट्रपति होता है, वो लोकतंत्र का जो हनन लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको रोकने का काम किया जाएगा और मैं कई सख्त फैसले लूंगा। तो ऐसे कई सवाल थे जिसपे यशवंत सिन्हा ने निशाना साधने का काम किया। और ये भी बात कही है कि द्रौपदी मुर्मू जब आज लखनऊ आएंगी तो उनसे भी ये सवाल किया जाए कि वो देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में किस तरह से सहयोग करेंगी, कैसे देश को बचाने का काम किया जाए, क्योंकि लगातार देश बर्बादी की कगार पे खड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था से लेकर सुरक्षा भी तमाम तरह की चूक हो रही है। और इन सब पर क्या द्रौपदी मुर्मू ये सब काम करेंगी, ये मैं उनसे सवाल पूछा। तो इस तरह के कई सवाल यशवंत सिन्हा ने निशाना साधने का काम किया है और कल उन्होंने वोट मांगने की अपील भी करी। चलिए, शुक्रिया जितेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं राजधानी शिमला की खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में कोई भी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता अपने नाम का प्रचार प्रसार नहीं कर पाएगा। हिमाचल कांग्रेस की प्रचार एवं प्रकाशन कमेटी ने व्यक्तिगत प्रचार एवं प्रसार पर रोक लगा दी है। इसके बाद कांग्रेस का कोई भी नेता और कार्यकर्ता अपने नाम के होर्डिंग, बैनर, पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, मीडिया विज्ञापन नहीं दे पाएगा। कांग्रेस की प्रचार एवं प्रकाशन कमेटी के अध्यक्ष और राष्ट्रीय कमेटी के सचिव सुधीर शर्मा ने बताया कि व्यक्तिगत प्रचार प्रसार से पहले कांग्रेस कमेटी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे व्यक्तिगत प्रचार से बचें और पार्टी की विचारधारा के प्रचार एवं प्रसार पर ध्यान केंद्रित करें। सुधीर शर्मा ने कहा कि पार्टी सदस्यों को पार्टी संबंधित प्रचार या मीडिया प्रकाशन के लिए भी आधिकारिक कमेटी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। उनके मुताबिक कुछ क्षेत्रों में पाया गया कि कुछ पदाधिकारी जाने अनजाने पार्टी हित से हटकर व्यक्तिगत प्रचार में संलिप्त पाए गए हैं। इसी को देखते हुए उक्त निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पदाधिकारी, नेता एवं कार्यकर्ता अपने क्षेत्र एवं बूथ को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करे, क्योंकि बूथ की जीत ही प्रदेश की जीत होगी। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हिमाचल प्रदेश की ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। टीना जी, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। अब हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नया फरमान जारी किया है और उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेसी नेताओं पर व्यक्तिगत प्रचार प्रसार के लिए रोक लगा दी है। इसके पीछे की वजह जान सकते हैं? ये भी क्या एक बड़ी वजह है कि इनकी जो फूट है वो अब खुलकर सामने आ गई है? बिल्कुल पल्लवी, ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि जो तमाम नेता है कांग्रेस के, वो अपने आप को जो सीएम पद के उम्मीदवार है जी की दौड़ में रख रहे हैं। तो ऐसे में जो सुधीर शर्मा है वो भी एक बड़ा चेहरा है धर्मशाला से। हालांकि पिछला चुनाव जो उपचुनाव था उन्होंने लड़ा नहीं था, उससे पहले जो चुनाव था वो हार गए थे। इससे पहले जो 2012 में जो कांग्रेस सरकार थी उसमें वो मंत्री रहे हैं। तो ऐसे में जो सुधीर शर्मा है, प्रचार और प्रकाशन कमेटी का उनको हेड बनाया गया है और उन्होंने जो है ये जो नए आदेश निकाले हैं, उनका कहना है कि इससे जो है कांग्रेस में जो है अनुशासन आएगा और जो व्यक्तिगत प्रचार और प्रसार में जो भी बड़े नेता अपने आप को सीएम पद की दौड़ में लगा रहे हैं और प्रदेश की जगह जगह पे उनके व्यक्तिगत पोस्टर्स, होर्डिंग और वॉल राइटिंग हो रही है, तो ऐसे में जो कांग्रेस जो है वो कहीं एकजुट नजर आ रही है। तो सुधीर शर्मा का कहना है कि कांग्रेस को एकजुट करने के लिए
और विपक्ष को दिखाने के लिए कि हम लोग एक है। हमें व्यक्तिगत प्रचार और प्रसार नहीं करना है, किसी एक व्यक्ति विशेष का प्रचार नहीं करना है, कांग्रेस की पूरी पार्टी का प्रचार प्रसार होना है। तो ऐसे में जो ये नए आदेश निकाले, इसको इस बात से देख के जोड़ा जा रहा है कि पिछले दिनों जो है नेता प्रतिपक्ष के जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे वो परमाणु में लगे थे, और जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है उनके जो होर्डिंग्स है वो ऊना में लगे थे। तो ऐसे में जो है इस पर जो प्रचार और प्रकाशन कमेटी है उन्होंने एक्शन लिया है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में अगर ऐसा पाया गया तो उसके ऐसे जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकेगी। और ये भी बताया जा रहा है कि पार्टी की विचारधारा के लिए भी अगर प्रचार प्रसार करना है तो आधिकारिक रूप से अनुमति लेनी होगी। ये अनुमति किससे लेनी है और उसकी क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है? देखिए, जैसे कि पिछले दिनों कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ, अलग अलग कमेटियां बनाई गई है, हर कमेटी का अलग अलग उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे में जो प्रचार और प्रकाशन का जो, क्योंकि होर्डिंग्स है उनको जो प्रकाशित करना है या वॉल राइटिंग है या मीडिया में विज्ञापन देना, ऐसे तमाम जो मसले हैं उनकी जो अनुमति है वो प्रचार कमेटी से लेनी पड़ेगी, जिसके जो हेड है, जिनका जो मुखिया है सुधीर शर्मा है। तो ऐसे में सुधीर शर्मा ने आदेश निकाले हैं कि कोई भी जो नेता है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष है, चाहे सुखविंदर सिंह सुक्खू है, चाहे ठाकुर रामलाल है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बड़ा नेता, चाहे जितना बड़ा भी नेता है कांग्रेस का, अपना व्यक्तिगत होर्डिंग्स और विज्ञापन मीडिया में नहीं दे पाएंगे, वॉल राइटिंग नहीं करवा पाएंगे। उनको अगर ऐसा करना भी है तो उसके लिए जो प्रचार और प्रकाशन कमेटी है कांग्रेस, उससे अनुमति लेनी होगी। जी, क्या लग रहा है टीना जी कि चुनावों से पहले ही कांग्रेस पार्टी प्रदेश में टूटकर पूरी तरह से बिखर जाएगी, और इन्हें एकजुट करने के लिए किसकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं? ऐसा कोई बड़ा नेता भी सामने नहीं आया है जो प्रदेश कांग्रेस को एकजुट करने की कोई कोशिश कर सके? आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि इस तरह भाजपा में देखा गया है कि सारे केंद्रीय नेता बार बार हिमाचल का रुख कर रहे हैं। हिमाचल में जगह जगह रैली, जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, लेकिन कांग्रेस में जो प्रभारी हैं राजीव शुक्ला, वो भी ठीक से एक बैठक, सिर्फ एक दिन के लिए वो आए थे, एक बैठक उन्होंने ली और वो निकल गए। तो इसको एक मतलब खाना पूर्ति माना जा सकता है। तो और जो इसका बड़ा जिम्मा, जो गुटबाजी रोकने का और जो लोगों को एक साथ लाने का एक बड़ा जिम्मा प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह पर डाला गया था, लेकिन देखने में आया कि वो इसमें थोड़ा सा नाकाम साबित हुई है, कि उनके जहां उनके भी कार्यक्रम हुए, ऊना में हुआ, सिरमौर में हुआ, किन्नौर में हुआ, वहां गुटबाजी उभर कर सामने आई है। हालांकि तीनों नेता जो बड़े जो जिनके ऊपर, तीनों के ऊपर जिम्मेदारी है, सुखविंदर सिंह सुक्खू है, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और प्रतिभा सिंह है, इन्होंने कहा कि नहीं, हम तीनों एक मंच पे सभी को साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सभी कांग्रेस के नेता एक साथ एकजुट होकर आएंगे। हालांकि जो अभी का सिनेरियो है उससे जो है आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उनमें निश्चित तौर पे कांग्रेस को कहीं ना कहीं घाटा उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल, और ये हमने देखा भी है, पंजाब विधानसभा चुनाव, हिमाचल प्रदेश का पड़ोसी राज्य है, वहां पर भी इस गुटबाजी के चक्कर में अच्छी खासी सत्ता हाथ से फिसल गई थी। तो ऐसे में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा कुछ हो सकता है। आखिरी सवाल है मेरा टीना जी, क्या प्रतिभा सिंह की स्वीकार्यता नहीं हो पा रही है? हर कोई उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निर्वहन करने में असफल अभी तक तो दिख रही है। जी देखिए, कोशिश तो उनकी है, क्योंकि वो जगह जगह का दौरा कर रही है, लाहौल स्पीति तक गई हैं, चंबा गई हैं, उन्होंने एक सूत्र में पिरोने का काम करने की कोशिश कांग्रेस को की है। लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं, जो अलग अलग धड़ों के नेता हैं, वो सभी जो अपने आप को सीएम पद का उम्मीदवार मान रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्वीकार्यता की अगर हम बात करें, स्वीकार्यता तो नहीं, लेकिन जो उनमें जो एक विरोधाभास है उसको कहीं दूर कर पाने में प्रतिभा सिंह नाकाम साबित हो रही है। और जो कांग्रेस है वो खेमे में जो बटी हुई कांग्रेस है और विभिन्न जो धड़ है, विभिन्न जो गुट है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो पूरी विचारधारा है, कांग्रेस के ओवरऑल जो पार्टी है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं या जो भी सत्ता में आकर सीएम बनने की दौड़ में है, उनको पहले ये समझना होगा कि उसके लिए तो सभी जो विधायक हैं, बहुमत में विधायक को लाना होगा। सत्ता हासिल करने के लिए पहले उनको सत्ता में बहुमत हासिल करना होगा, तब जाकर कहीं वो सीएम बन सकते हैं। तो ऐसे में जो है प्रतिभा सिंह को सबसे पहले तो जो कार्यकर्ता है और जो पदाधिकारी हैं उनको ये समझाना होगा कि जब तक आप लोग जीतोगे नहीं तब तक बहुमत हासिल नहीं होगा। जब तक बहुमत हासिल नहीं होगा तब तक जो भी नेता है, चाहे वो मंत्री बनना चाहता है, चाहे मुख्यमंत्री बनना चाहता है, इस दौर में काफी पीछे है।
शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े टीना जी तमाम जानकारी देने के लिए। अब राजधानी चंडीगढ़ की खबर का रुख करेंगे। पंजाब के फरीदकोट के डीएसपी लखवीर सिंह को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार करने के एक दिन बाद पंजाब पुलिस ने गुरुवार को इस केस की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की यकीनी बनाने के मद्देनजर केस को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो को ट्रांसफर कर दिया है। डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने बताया कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच एजेंसी है, इसलिए उक्त मामले की आगे जांच करने के लिए ब्यूरो को सौंपने का फैसला किया गया है। डीएसपी लखवीर सिंह को तरनतारन पुलिस ने बुधवार को तरनतारन से एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दर्ज एफआईआर में नामजद न करने के लिए एक नशा तस्कर से 10 लाख रुपए की रिश्वत लेने के दोष में गिरफ्तार किया गया था। आपको ये जानकारी दे दें कि ये मामला तब खुलकर सामने आया जब तरनतारन जिला पुलिस ने रविवार को पट्टी मोड़ के नज़दीक एक पेट्रोल पंप से पिशोरा सिंह नामी नशा तस्कर से 250 ग्राम अफीम और 1 लाख रुपए के ड्रग मनी बरामद करने समेत गिरफ्तार किया था। तरनतारन के गांव मॉडल बोपाराय के निवासी पिशौरा 30 जून 2022 को दर्ज एफआईआर में वांछित था, जिसमें तरनतारन के गांव माड़ी मेघा के रहने वाले सुरजीत सिंह को 900 ग्राम अफीम समेत गिरफ्तार किया गया था। पिशौरा सिंह के खुलासे पर पुलिस ने 9,97,000 रुपए बरामद भी किए थे, जो कि कथित तौर पर रिश्वत के ही थे। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अमित, आपसे पूरी जानकारी हम चाहेंगे। पंजाब के फरीदकोट के डीएसपी लखवीर सिंह को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच पंजाब विजिलेंस ब्यूरो करने वाली है। ये केस आखिर ट्रांसफर क्यों किया गया है, इसके पीछे की कोई बड़ी वजह? देखिए, सीधे तौर पे बात करें तो डीएसपी लखवीर सिंह को पंजाब पुलिस ने जहां पहले अरेस्ट किया था, तो बाद में कहीं ना कहीं ये एलिगेशन लगने के चांसेस है कि इंटरनल अगर इंक्वायरी होती है तो कहीं ना कहीं लापरवाही हो सकती है, या फिर फेवरिज्म हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जानबूझकर फंसाने की बातें भी की जा सकती है। तो इस केस पे ये पूरा इशू ही खत्म करने के लिए किसी तरह के एलिगेशन ना लगे कि इन्वेस्टिगेशन में कहीं कोताही की गई है या कोई लापरवाही की गई है जानबूझकर, तो इस पूरी इंक्वायरी को ही पंजाब विजिलेंस को दे दिया गया है, ताकि अगर हम कहें डिपार्टमेंट से बाहर की इंक्वायरी होगी, पंजाब पुलिस के ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है कि पंजाब पुलिस अपने व्यक्ति को बचाने के लिए उनके डिपार्टमेंट के ही है। डीएसपी के तौर पर हम बात करें कि डीएसपी लखवीर सिंह है पंजाब पुलिस के ही, तो कहीं ना कहीं इस एलिगेशन से बचने के लिए ये पूरी प्रक्रिया पंजाब विजिलेंस को दे दी गई है। पंजाब विजिलेंस अपने लेवल पे हर एक चीज की इंक्वायरी करेगी। जैसे ये तौर पर 10 लाख रुपए एक हम कहें कि एनडीपीएस एक्ट के पर्चे से नाम हटाने के लिए सीधे तौर पे जो मांगे गए थे उसमें पैसा भी रिकवर हो चुका है, लखवीर सिंह को अरेस्ट भी किया जा चुका है। तो किसी तरह की भी कोई भी पीछे से अगर हम बोलते हैं कि कोई हिडन मास्टरमाइंड ना बच जाए या फिर कोई एलिगेशन ना लगे पंजाब पुलिस को, तो इसको लेकर ये पूरी जांच की प्रक्रिया पंजाब विजिलेंस को दे दी गई है। जी अमित, आपसे ये हम समझना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार पर प्रहार का एक वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था दिल्ली से जब वो यहाँ प्रचार के लिए आए थे। क्या उसी दिशा में पंजाब सरकार बढ़ रही है कि एक एक अधिकारी, कर्मचारी या सरकार में भी कोई बैठा हो, अगर वो भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसे सरकार बख्शेगी नहीं? जी बिल्कुल, लेकिन यही एग्जाम्पल सेट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें चाहे कैबिनेट मंत्री के अधिकारी हो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के अधिकारी हो, के ऊपर ही नकेल कसी गई है, जिसकी शिकायत आ रही है, जिसकी इंफॉर्मेशन मिल रही है, उन सबके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इसका सीधा एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। डीएसपी अगर हम कहेंगे एक बड़ा ओहदा होता है, अगर हम पंजाब पुलिस में बात करें, पुलिस में एक बड़े ओहदे पे बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की गई, तो इससे सीधा स्टेट मैसेज जा रहा है कि आप चाहे पुलिस में हो, चाहे सरकार में हो, चाहे सरकारी नौकरी पे हो, अगर आप भ्रष्टाचार करते हैं, अगर आप किसी से भी सबके ऊपर कार्रवाई, तो ये क्लियर कट अगर हम कहें कि रुख अपनाया हुआ है पंजाब सरकार ने, भारत सरकार ने स्टैंड बिल्कुल आगे से क्लियर रखा था। और यही एग्जाम्पल हमें बार बार देखने मिले जहाँ पे पुलिस सीनियर अधिकारी हो चाहे आप हम कहें पंजाब सरकार के सीनियर अधिकारी, अगर उनके ऊपर करप्शन चार्ज आते हैं तो उनके ऊपर सीधा सीधी कार्रवाई होती है। इसके एग्जाम्पल संजय कुमार के मामले में करते हैं, उनके ऊपर भी एक सीनियर आईएएस अधिकारी के ऊपर करप्शन चार्ज, लेकिन उसके बाद कार्रवाई की गई। तो क्लियर कट मैसेज ऑलरेडी दिया जा चुका है पंजाब सरकार की तरफ से कि आप कोई तो अगर आप भ्रष्टाचार करते हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, और अगर आपकी कोई मदद करता है तो आपके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये एक मैसेज हम क्लियर कट समझ सकते हैं जो कार्रवाई पंजाब पुलिस करती है। पंजाब पुलिस ने हैंड ओवर भी इसलिए किया। अगर आप देखें जो पंजाब पुलिस की तरफ से पूरा केस पंजाब विजिलेंस को दिया गया, यही चीज देखने दी गई है कि जब एलिगेशन में बड़े एक्ट देखिए एनडीपीएस एक्ट नारकोटिक्स के अंदर जो
ट्रांसफर कर दिया गया विजिलेंस के अंदर, ताकि ये सवाल आगे खड़े न किए जा सके और इसी तरह की लापरवाही भी पंजाब पुलिस की तरफ से सामने न आए। जी चलिए, शुक्रिया अमित, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं राजधानी मुंबई की खबर की ओर। शिंदे ग्रुप के साथ बागी हुए बोरीवली पूर्व विधानसभा के शिवसेना विधायक प्रकाश सुर्वे के लिए शिंदे समर्थकों ने मकठाणे विधानसभा में विशेष रैली निकाली और शिंदे खेमे में शामिल हो गए। रैली में ढोल बाजे के साथ शिंदे ग्रुप के कार्यकर्ता झूमते और नाचते हुए नजर आए। प्रकाश सुर्वे के समर्थन में रैली निकालने वाले शिवसेना शाखा प्रमुख प्रकाश पुजारी ने बताया कि रैली निकालने से पहले वह खुद शिवसेना शाखा प्रमुख के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। उनके साथ अन्य सैकड़ों शिव सैनिकों ने अपने पद से इस्तीफा देकर शिंदे समर्थक बन चुके हैं, क्योंकि यह सब लोग विधायक प्रकाश सुर्वे के चाहने वाले हैं। वह उनके समर्थक हैं। इसके अलावा दहिसर और बोरीवली के विधानसभा में भी सैकड़ों शिव सैनिकों ने अपने पद से इस्तीफा देकर आज शिंदे ग्रुप में शामिल हो गए। ये जुलूस से खुशी है। शिवसेना की ताकत है, महाराष्ट्र में, मुंबई में, मागाठाणे में ताकत है, वो ताकत है। ये ताकत हम दिखा रहे लोगों को। संजय राउत ने कहा था जिनके में दम है प्रकाश दादा में, तो यहाँ पे आके दिखाए, तो इसको किस तरह की जवाब दे रहे हैं? हम कहते हैं कि संजय राउत साहब हमारे नेताओं का, वो उनका काम है बोलना। हम काम है रास्ते में शिवसेना उतर के शिवसेना के पार्टी के संघर्ष करना, और संघर्ष के लिए हम शिवसेना के साथ खड़े। बाकी सब भंगार है, प्रकाश दादा अंगार है, बाकी सब भंगार है। आवाज उठाई जाए कि दादा बंडखोर है, इनके साथ जो है बंडखोर सैनिक नहीं है। आप लोग किसके साथ है, सेना के साथ है या दादा? जो आप देखे मागाठाणे में लाखों हजारों लोग दादा के समर्थन में आए, शिवसेना के समर्थन में है। हम दादा के समर्थन में है, शिवसेना के साथ है सभी कार्यकर्ता। आज मागाठाणे में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है, उसके बारे में क्या कहना है? कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा देने का कारण है कि हम लोग काम करते हैं, कार्यकर्ता में संभ्रम निर्माण नहीं होना चाहिए। शिवसेना के रास्ते में उतर के काम करना चाहिए। शिवसेना के कार्यकर्ता को एक नजर से देखिए, शक के नजर से कोई मत देखिए। शिवसेना कट्टर कार्यकर्ता, बाला साहब को मानने वाला कार्यकर्ता। शिंदे ग्रुप के साथ बागी हुए बोरीवली पूर्व मागाठाणे विधानसभा के शिवसेना विधायक प्रकाश सुर्वे के लिए शिंदे समर्थकों ने मागाठाणे विधानसभा में विशाल रैली निकाली और शिंदे खेमे में शामिल हो गए। रैली में ढोल बाजे के साथ शिंदे ग्रुप के कार्यकर्ता झूमते और नाचते नजर आए। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। शिंदे समर्थक लगातार शिवसेना का साथ छोड़कर उनके पाले में शामिल होते जा रहे हैं। अब जानकारी मिल रही है कि प्रकाश सुर्वे के समर्थक भी सैकड़ों की संख्या में शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए उद्धव शिवसेना को बहुत बड़ा झटका लगा है। तो कल जिस तरह से देखा गया, थाने महानगर पालिका के करीब 66 पार्षद 1 लाख से शामिल हो गए, और उसके बाद से लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है बोरीवली मागाठाणे विधानसभा के विधायक प्रकाश सुर्वे जैसे ही अपने विधानसभा में आए, उस दौरान तमाम शिवसेना के समर्थक 1 लाख शिंदे गुट में शामिल हो गए। सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से बैंड बाजे के साथ करीब सैकड़ों की संख्या में जो शिवसेना के समर्थक थे, वह एक साथ शिंदे समर्थक के तौर पर प्रकाश दादा सुर्वे के नेतृत्व में वहाँ 1 लाख शिंदे गुट में शामिल हुई, जिसका मार्गदर्शन और नेतृत्व वहाँ के शाखा प्रमुख प्रकाश पुजारी ने किया। प्रकाश पुजारी का सीधे तौर पर कहना है कि 1 लाख शिंदे और प्रकाश दादा सुर्वे का संबंध इतना बेहतर है कि उनके साथ रहने के अलावा शिवसेना के पास और कोई विकल्प नहीं है। लिहाजा यह भी देखा जा रहा है कि पूरे इलाके में जितने भी विपक्ष है, उसका 80% सैनिक 1 लाख शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। और रही बात उत्तर मुंबई के महानगर पालिका में जो पूर्व नगर सेवक है उनको, तो उनकी तरफ से भी पूरी तैयारी की जा रही है। हालांकि 1 लाख गुट की तरफ से कहा गया है कि आने वाले समय में मुंबई महानगर पालिका के जितने भी नगर सेवक है, उसका 20 से 30% नगर सेवक 1 लाख शिंदे गुट के संपर्क में है, जो आने वाले समय में 1 लाख शिंदे गुट में शामिल हो जाए।
सत्यप्रकाश, अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो ये एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग शिंदे गुट के साथ शामिल होते जा रहे हैं, क्या वाकई में एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना पूरी तरह से खाली हो जाएगी? क्योंकि एक दिन पहले ही कितने सारे पार्षदों ने शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। बिल्कुल समझ जी, वही मैं बोल रहा हूँ कि सारे महानगर पालिका बिल्कुल खाली हो गई। 67 नगर सेवक के थे, 66 नगर सेवक एक से गुट में शामिल हो गए हैं। उत्तर मुंबई महानगर पालिका की बात करें तो मुंबई महानगर पालिका में तमाम जो शाखा प्रमुख है और शाखा प्रशासक है, वो लगातार जो है एक साथ में शामिल हो रहे हैं। कल जब हमारे पास प्रकाश दादा थे तो उस दौरान उन्होंने कहा कि जब हम यहाँ बने तो वक्त खाली एक नगर सेवक शिवसेना का था, आज 6 नगर सेवक है। तो यानी कि ये बात सच्ची है कि जो विधायक नगर सेवक को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है, उस विधायक के संपर्क में जारी तौर पर तमाम शाखा संगठन, शाखा प्रमुख और नगर संपर्क में रहेंगे। तो आने वाले समय में ये देखा जा रहा है कि मुंबई नगर पालिका के जो तमाम नगर सेवक है वो एक साथ शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। और इसकी जंगी जो है प्रकाश पुजारी ने किया है। प्रकाश पुजारी अपने समर्थक के साथ प्रकाश दादा सूबे के नेतृत्व में एक साथ शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। डैमेज कंट्रोल करने की कवायद क्या इस समय शिवसेना की तरफ से नहीं की जा रही है? यानी कि जो बचे हुए लोग उनके पास हैं, क्या उनसे अभी भी संपर्क नहीं कर रहे हैं उद्धव ठाकरे? क्या अभी भी किसी तरह की बातचीत नहीं की जा रही है उनके साथ? बिल्कुल, देखिए कवि जी, आपको बता देना चाहता हूँ कि शिवसेना की तरफ से, खासकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जो कार्यकर्ता है, जो समन्वयक है, जो शाखा प्रबंधक है, उनसे संपर्क साधा जाए। लिहाजा उद्धव ठाकरे की तरफ से एक नई योजना बनाई गई है। इस योजना के साथ अब जो है 100 रुपए के चेक के पश्चात सभी पदाधिकारियों का एक हलफनामा लिया जा रहा है, जिससे आने वाले महानगर पालिका चुनाव के दौरान कोई इधर से उधर न जा सके। और इस बीच शिवसेना के प्रति आपका लगाव कितना है, शिवसेना के प्रति आपका समर्थन कितना है, वह बेहद जानकारी शिवसेना को मिलेगी। लिहाजा शिवसेना कोई जरूर है, लेकिन पूरी कोशिश उद्धव ठाकरे सेना की तरफ से की जा रही है कि अब बचे कुछ जो सैनिक है वो कहीं एक साथ शिंदे को गुट में न जाए, इसलिए पूरी कोशिश करेंगे। जिस तरह से लगातार सैनिकों ने आरोप लगाया है कि शिवसेना के सांसद जिस तरह से संजय राउत जिस तरह से लगातार अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, उस बयानबाजी से भी तमाम जो सैनिक है उन्हें आहत हो रहे हैं, क्योंकि एक नाथ शिंदे पर जो बयानबाजी होती है वो आघात करने वाली होती है। तो उसका भी एक मामला सामने आ रहा है, जिस तरह की चीजें हो रही है। लेकिन प्रकाश दादा ने पूरे मामले में बताया है कि जो संजय राउत है वो बड़े नेता है और बड़े नेता का ये अधिकार होता है कि कुछ बोलने, अगर वो छोटे कार्यकर्ताओं या पदाधिकारियों को बोलते हो तो हम उसका जवाब नहीं देंगे। लेकिन जिस तरह से वो काम करिए अपना जवाब देने की तैयारी कर रहा है, वो अपने आप में बड़ा सवाल होगा। अलग शिवसेना के ऊपर, खासकर उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उनके ऊपर बेहद गंभीर जो है स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार सैनिक जो है एक साथ सीधे रूप में शांति हो रहे हैं। आने वाले समय भी बड़ा संकेत है कई और नगर सेवक जो है मुंबई महानगर पालिका के। आखिरी सवाल है सत्यप्रकाश, ये समझने वाली बात है कि ये वाकई में शिंदे के समर्थक हैं या अब मौके का फायदा उठाया जा रहा है, ये जानते हुए कि एकनाथ शिंदे अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इसलिए उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर उनके साथ हो रही है? बिल्कुल पद्धति, देखिए राजनीति के बहुत बेहतर संकेत है कि अगर कोई राजनेता बड़े पद पर जाता है तो उसको फॉलोअर जो रखते हैं उसका फॉलो करने लगते हैं। लेकिन जिस तरह से शिवसेना महाराष्ट्र में कमजोर पड़ रही है और वहीं एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनते ही कहीं एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है उसका पक्ष मजबूत हो गया है, क्योंकि 2/3 से ज्यादा लोग जो है शिवसेना में शामिल हो चुके हैं, चाहे वो विधायक के तौर पर हो या सांसद के तौर पर हो या पार्षदों के तौर पर। तो जाहिर तौर पर एकनाथ शिंदे की सेना कहीं कहीं मजबूत हो रही है। यही वजह है तमाम जो सैनिक है वह अब युवा एकनाथ शिंदे की तरफ रुझान करने पर मजबूर। चलिए ठीक है सत्यप्रकाश, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। और अब राजधानी रायपुर की खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के रेलवे यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पिछले 4 महीनों से ट्रेन कैंसिल होने का सिलसिला जुलाई महीने में भी जारी रहा। रेलवे द्वारा 7 जुलाई से 20 जुलाई तक के लिए 18 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं।
इस बार रेलवे ने तीसरी रेल लाइन के बिजलीकृत का कार्य के कारण ट्रेन को रद्द किया है। रेलवे ने ये जानकारी दी है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर रेल मंडल के अमलाई बुढ़ार सेक्शन में तीसरी रेल लाइन के बिजलीकृत का कार्य किया जाएगा। इसके लिए 14 दिन के लिए 18 ट्रेन कैंसिल की गई हैं। इसमें बिलासपुर चिरमिरी, दुर्ग जम्मू तवी, गोंदिया बरौनी समेत कई ट्रेनें शामिल हैं। पिछले लगभग 4 महीनों से चल रही यह समस्या अब समय के साथ और ज्यादा विकराल रूप लेती जा रही है। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की तकलीफें और बढ़ गई हैं। प्रदेश में अभी तक सिर्फ जुलाई के महीने में 2 ट्रेनों के कैंसिल होने की सूची आ चुकी है, जबकि सिर्फ 8 दिनों में लगभग 3 दर्जन ट्रेन कैंसिल की जा चुकी हैं, जिसके चलते यात्री काफी परेशान हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ की ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। स्वाति जी, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। छत्तीसगढ़ के रेलवे यात्रियों की परेशानी कम नहीं हो रही है, लगातार एक के बाद एक कई ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है। क्या वजह है? रेलवे क्या जानकारी दे रहा है कि आखिर ये ट्रेनें क्यों रद्द की जा रही हैं? जी देखिए, पहले जिस हिसाब से जानकारियां मिल रही थी कि कोयले का जो सबसे बड़ा खदान है वो छत्तीसगढ़ में है। यहाँ के कई जो क्षेत्र हैं वो कोयले के लिए उपलब्ध कराए गए हैं सरकार को, केंद्र सरकार को। तो उसके चलते पहले जो हम पहला फेज देखा हमने ट्रेनें, उसके लिए कैंसिल हुई, क्योंकि देश में कोयला की उपलब्धता बढ़ाने उस समय 2 से 3 दर्जन ट्रेनें जो है वो रद्द की गई। यात्री ट्रेनें, मालवाहक ट्रेनें जो है, मालगाड़ियां जो है, उनकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए उन सारी चीजों को किया गया। लेकिन अब जब दूसरा फेज ट्रेनों के कैंसिल होने का आया है, हालांकि इसको हम 2 फेज में बांट रहे हैं, पर 2 फेज में बांटने जैसी स्थिति बन ही नहीं पाई है पूर्णतः इसमें देखा जाए, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ के लिए ये बहुत भयंकर खबर है कि लगातार ट्रेनें कैंसिल हो रही है। सिर्फ जून माह में ही हम देखें, अभी जून का आज 8वीं तारीख है और 8 तारीख में 3 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें जो सिर्फ छत्तीसगढ़ की यात्री ट्रेनें हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है। तो ऐसे में यात्रियों को बड़ी परेशानी हो रही होगी। कोई वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है? और अगर ट्रेनें कैंसिल की जा रही हैं तो फिर रेलवे को वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी चाहिए थी। उसको लेकर रेलवे अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। स्वाति जी। जी बिल्कुल, इस संदर्भ में जब हमारी बात हुई कि वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी ट्रेनों के बाद जो कैंसलेशन के बाद जो समस्या हो रही है, तो इस ओर हम देख सकते हैं कि ट्रेन चूंकि केंद्र के द्वारा ऑपरेटेड है, स्थानीय उसमें कुछ खास होता नहीं है, तो मैक्सिमम अगर कोई लंबी रूट की ट्रेन कैंसिल हो रही है, जैसे अभी पहले सप्ताह में, जून के पहले सप्ताह में भोपाल तक की जो दूरी के लिए अमरकंटक ट्रेन थी जो दुर्ग से बनती है, दुर्ग अमरकंटक कह लीजिए, या रायपुर से, उसमें मैक्सिमम पैसेंजर यहाँ से बिलासपुर से ऐसे रहते थे। तो 1 कोच, किसी में 2 कोच, ऐसे बढ़ोतरी करके जो कैंसल ट्रेन है उसकी आपूर्ति उसी रूट के दूसरे ट्रेनों में 1 आध कोच बढ़ाकर इस तरीके से रेलवे मंडल जो है वो अपना काम चलाने की कोशिश कर रहा है। यात्रियों से बात हुई है, वो किस तरह से इस समय परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है? अगर उन्हें ट्रेन नहीं मिल रही है तो फिर वो किस तरीके से अन्य साधनों के जरिए अपने गंतव्य तक पहुंचने में सफल हो पा रहे हैं? देखिए, यात्रियों से जितनी हमारी पहले बात हुई है उसमें तो साफ निकल के आ रहा है कि सूचनाएं समय पर नहीं पहुंच रही है। ट्रेनें जो चल रही हैं वो बहुत देर से चल रही हैं। सूचनाओं के अभाव में यात्री रेलवे स्टेशन में पहुंचकर इंतजार करने के लिए, अपना समय खराब करने के लिए मजबूर हो चुका है। और कोयले की कमी ही अगर इतनी बड़ी वजह है तो अब तक ये कमी भी दूर नहीं की गई। बड़ा सवाल तो ये है, जबकि अन्य राज्यों में अब लगभग कोयले की उपलब्धता ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या किसी और तरह की वजह भी सामने आ रही है स्वाति जी? देखिए, जब इसमें हम सियासी जो एंगल है उसको देखते हैं तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, जो कि अच्छे खासे नंबर्स में सीट्स के साथ है। 71 सीटें जो है यहाँ पे कांग्रेस की हैं विधानसभा में, और 90 विधानसभा का छोटा सा प्रदेश है ये। इसके साथ इस तरह के व्यवहार किए जाने को लेकर सीएम साहब ने अपनी कड़ी आपत्ति इस पे दर्ज की है। सांसदों ने कई बार पत्र लिखा है, मंत्री कई बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन इसका जो एक रीजन सही निकल के आना चाहिए वो अभी तक नहीं निकल पाया। पहला फेज जो था वो कोयले के लिए था, लेकिन जब दूसरे फेज की बात करते हैं, जो जून के बाद, जो 15 जून के बाद जो ट्रेनें कैंसिल हो रही है, या जून के दूसरे हफ्ते में कह लीजिए, तब से जो ट्रेनें कैंसिल हो रही है, उसके लिए महत्वपूर्ण कारण बताया जा रहा है मेंटेनेंस को। शायद भी
ये पहली बार सुना है कि मेंटेनेंस के लिए इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनों को कैंसिल किया जाए। जी, ये भी जानकारी मिल रही है कि रेलवे ने तीसरी लाइन के बिजलीकृत के कार्य के कारण ट्रेनों को रद्द किया है। तो ऐसा कौन सा इतना बड़ा बिजलीकरण का कार्य चल रहा है कि ट्रेनें रद्द की जा रही हैं? क्योंकि 7 जुलाई से 20 जुलाई तक के लिए भी 18 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। स्वाति जी। जी बिल्कुल। ये 7 जुलाई से 20 जुलाई के लिए 18 ट्रेनें रद्द है, लेकिन उसके बाद के आगे के भी आंकड़े आ चुके हैं कि 20 जुलाई के बाद से भी कुछ लगभग 12 ट्रेनें जो हैं वो कैंसिल रहेंगी, जो पुरी की तरफ जो चलती हैं वो ट्रेनें रद्द रहेंगी। बिल्कुल यही समझने वाला विषय है यहाँ पर हमारे लिए भी कि मेंटेनेंस, विद्युतीकरण जो है जिसको हम कह रहे हैं वो भी एक हिसाब से नवीनीकरण मेंटेनेंस का ही काम है। उसके लिए अगर आप नई लाइन भी डाल रहे हैं तो ये किस हिसाब से चीजें हो रही है कि एक रास्ता पूरा आपने बंद कर दिया है। ऑप्शनल अगर वहां पे सपोज टू भी अगर 3 ट्रेनें चल रही थी तो आज वहां पे एक ही ट्रेन चल रही है। तो क्या ये संभव है कि 3 ट्रेनों में यात्री करने वाले लोगों को, यात्रा करने वाले यात्रियों को 2 ट्रेनों में या 1 ट्रेनों में शिफ्ट किया जा सकता है? क्या इतना क्राउड रेलवे कैसे मेंटेन करेगा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति जी, आप हमारे साथ जुड़ी तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड की खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के सभी छात्रों को अब जल्द ही किताबें दे दी जाएंगी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने ये निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों को अब अगले 3 दिन के भीतर किताबें बांट दी जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अगर इसमें कोई लापरवाही बरती गई तो कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों को अभी तक किताबें नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई और कहा कि अब अगले 3 दिन के भीतर स्कूली बच्चों को शैक्षणिक किताबें दे दी जाएंगी। इसके लिए उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिया है। उनका साफ कहना है कि सभी छात्रों को 3 दिन के भीतर किताबें नहीं बांटी गई तो कार्रवाई होगी। हालांकि उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि प्रदेश के ज्यादातर छात्रों को किताबें मिल चुकी हैं, लेकिन जहां से शिकायतें आ रही हैं और जिन छात्रों को किताबें नहीं मिली हैं उनको भी अगले 3 दिन में किताबें दे दी जाएंगी। 3 दिन बाद इस कार्यक्रम की समीक्षा की जाएगी। आपको बता दें कि अप्रैल में स्कूल खुलने के बाद कक्षा 8 से लेकर 12वीं तक के छात्रों को किताबें नहीं मिल पाई हैं। अधिकांश जिले ऐसे हैं जहां सभी छात्रों को किताबें नहीं मिली। किताबें न मिलने पर शिक्षा विभाग में कई कर्मचारियों की सैलरी रोकने के भी निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके महीने भर बाद स्कूल खुले, लेकिन अब भी कई जगह छात्रों को किताबें नहीं मिल पाई हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अस्करी, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। सरकारी स्कूलों के छात्रों को अभी तक भी किताबें उपलब्ध नहीं करवा पाई है सरकार, बड़ी असफलता, और अब धन सिंह रावत कह रहे हैं कि इन्हें निर्देश दे दिए हैं, जल्द ही किताबें उपलब्ध करवा दी जाएंगी। देखिए पल्लवी, बिल्कुल एक बड़ी लापरवाही शिक्षा विभाग के सामने आ रही है। 5 जिलों में रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, हरिद्वार, टिहरी, इन जिलों और चंपावत में जो खुद मुख्यमंत्री विश्व सिंह धामी का विधानसभा क्षेत्र है, इन पांचों जिलों में जो है अभी तक किताबें नहीं बढ़ पाई हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत लापरवाही मानी जा रही है। और जिस तरह से शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जो है वो दावे कर रहे हैं कि 3 दिन के अंदर जो है किताबें बांट दी जाएगी, तो बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। क्योंकि प्रदेश भर के 40% स्कूल से ज्यादा जो 40% से ज्यादा जो स्कूल हैं उनमें किताबें नहीं बढ़ पाई है। तो कहीं ना कहीं ये जो तमाम अधिकारी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए उनका एक लापरवाही रवैया नजर आ रहा है। क्योंकि 5 जुलाई को जो है 1 महीने के बाद स्कूल खुलते हैं, उसके बाद इतनी बड़ी लापरवाही शिक्षा विभाग की देखी जा रही है। तमाम जो प्रदेश भर के स्कूल हैं जिलों में, 5 जिलों में, इनमें किताबें बढ़ पाई है। तो कहीं बहुत परेशान कर देने वाली बात है कि तमाम जो कक्षा 8, कक्षा 12 के जो छात्र हैं जो रोजमर्रा में पढ़ने जाते हैं उनको बहुत परेशानी होती है। जाहिर के पास अगर सिलेबस में हो तो पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। लेकिन अब जिस तरह से 3 दिन की बात की गई है कि 3 दिन के अंदर तमाम जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं क्योंकि 3 दिन के अंदर किताबें बांटी, तो ये बहुत ज्यादा जो है पॉसिबल लग रहा है। क्योंकि अभी तक जब किताबें नहीं बढ़ पाई हैं अप्रैल तक, हालांकि किताबें अप्रैल में बढ़ती थी, लेकिन अप्रैल से जुलाई माह आ चुका है, करीब 3 महीने के बाद भी ये किताबें बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं ये टास्क बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है क्योंकि 3 दिन के अंदर किताबें पढ़ना संभव लग रहा है। जिस तरह से शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत उन्होंने बहुत सख्ती से दिशा निर्देश दिए हैं और कहा
कि 3 दिन के अंदर अगर किताबें बचती हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पिछले दिनों की बात थी कि अगर इस तरह की बातें सामने आती हैं तो संबंधित अधिकारियों की सैलरी रोक दी जाएगी। जी बिल्कुल। और अभी कुछ जानकारी मिल पाई है कि ऐसे कितने स्कूल हैं जिनमें छात्रों को किताबें नहीं मिली हैं, क्योंकि काफी सारे स्कूलों को किताबें पहले ही उपलब्ध करवा दी गई थी। कोई आंकड़ा है अभी अस्करी? देखिए अभी एज शिक्षा विभाग ने कोई आंकड़ा दिया नहीं है, लेकिन जिस तरह से अगर हम 5 जिलों की बात करें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं एक जिले में ही कितने ज्यादा स्कूल होते हैं। तो 5 जिलों में बहुत ज्यादा स्कूल है, लेकिन हाँ एक मोटा मोटा आंकड़ा ये है कि प्रदेश भर के 40% से ज्यादा जो स्कूल है उनमें किताबें भी नहीं बन पाई है, क्योंकि कुल 13 जिले उत्तराखंड में है और 5 जिलों में किताबें ना बनना, जिसमें 5 जिले आते हैं, रुद्रप्रयाग है, ऊधमसिंह नगर है, हरिद्वार, टिहरी है और चंपावत, खुद जो कि मुख्यमंत्री विश्वनाथ सिंह धामी का क्षेत्र है। ऐसे तमाम जिलों में किताबें न बंटना वाकई ये एक सवाल निशान खड़े करता है शिक्षा विभाग की तरफ। आखिर ऐसा क्या है कि किताबें अभी तक नहीं बट पाई? 3 महीनों में क्या सरकारी खजाने की बंदरबांट हुई है? क्या तमाम जो अधिकारी हैं कोई जिम्मेदारी दी जाती है वो सरकारी खजाने का मिसयूज कर रहे हैं? इस तरह की तमाम चर्चाएं चल रही है, लेकिन अब देखना होगा कि अगले 3 दिनों के अंदर यानी वो टाइमलाइन आती शुरू हो जाती है। अगले 3 दिनों के अंदर जो है किताबें बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती हैं, क्योंकि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है 3 महीनों के अंदर आप 60% स्कूलों को कवर नहीं कर पाते हैं और अगले 3 दिनों में 40% स्कूल को कैसे आप कवर कर पाएंगे? जबकि 1 महीने स्कूल बंद रहे, आप चाहते तो डोर टू डोर जाके बच्चों को किताबें दी जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तमाम जो स्कूली छात्र हैं वो परेशान है, क्योंकि जाहिर है ये जो सरकारी स्कूल होते हैं इसका सिलेबस गवर्नमेंट ही पब्लिश कराती है और वहीं से सारा सिलेबस आता है, ये कोई प्राइवेट पब्लिशर नहीं होता है। तो इस तरह की चीजें जो है वो सामने आ रही हैं और तमाम जो लोग हैं जो महंगी शिक्षा अफोर्ड नहीं करते हैं, अच्छे स्कूलों में नहीं जा सकते हैं, उनके सामने एक बड़ी समस्या उभर कर आ रही है। बिल्कुल। आखिरी सवाल है अस्करी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों की स्थिति कैसी है? ये छात्रों के वितरण का मसला, छात्रों को किताबें वितरण का मसला तो खैर अभी है, बाकी के जो हालात हैं वो क्या कुछ कहते हैं प्रदेश के सरकारी स्कूलों के? देखिए पल्लवी, हम जैसे वक्त पर हर एक रिपोर्ट दिखाते रहे अपने दर्शकों को, तो सरकारी स्कूलों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्रदेश के ऐसे स्कूल हैं जो बहुत ज्यादा जो है जर्जर हालात में है। अगर हम बात करें वहाँ पर अभी जिस तरह से अगर हम पैंडेमिक टाइम की बात करें तो सरकारी स्कूलों में इस तरह से इंटरनेट की सुविधा दी जाती है, कई स्कूल हैं इस तरह की, तो उसमें 2 साल से इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। और अगर हम बात करें पीने के पानी की, साफ पानी नहीं होता है, लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती है, इस तरह की तमाम चीजें। और खासतौर से अगर बात करें गर्मी की, तो इस तरह से रूफ फैंस होते हैं वो भी ठीक नहीं चल पाते हैं, छतों की पत्ती खराब रहते हैं, तो इस तरह की तमाम परेशानियां सामने आती है। और एक सबसे बड़ी जो परेशानी अक्सर देखने में मिलती है जब हम कई बार रियलिटी चेक के लिए निकलते हैं स्कूलों के, तो वहाँ पर जो शौचालय की व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है, वहाँ पर गंदगी होती है, पीने के पानी की समस्या होती है। और जिस तरह से अगर हम बात करें सेपरेशन की, छात्रों के लिए अलग टॉयलेट होती है, छात्राओं के लिए अलग टॉयलेट होती है और छात्रों के लिए अलग टॉयलेट होती है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें कहीं कॉमन पाई जाती है। तो इस तरह की चीजें जो है बहुत परेशान कर देने वाली होती है। और खास तौर से जो बच्चे आते हैं स्कूलों के लिए, तो उनके सामने बड़ी ही दिक्कतें उभरकर सामने आती है। और मिड डे मील का जो खाना होता है कई बार उसमें भी गुणवत्ता की कमी पाई जाती है। तो इस तरह की कई जो खामियां हैं, खराबियां हैं, वो अक्सर वक्त पर देखने को मिलती है। प्रदेश के कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें इस तरह की खामियां हैं। खुद खलीमा के स्कूल में जिस तरह से रिजल्ट चेक किया गया था, वहाँ पर इस तरह की खबरें सामने आई थी कि वहाँ पर जो उस जिले में कई जगह ऐसी थी जहाँ पर सरकारी किताबें नाली में पाई गई थी। अभी पिछले दिनों तमाम ये खबरें जो है सुर्खियों में थी। और सरकारी किताबों का नाली में पाया जाना और बच्चों को ना दिया जाना एक सवाल निशान है। जी शुक्रिया अस्करी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अपने विभाग को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द सरकारी स्कूलों के जो छात्र हैं उनको किताबें वितरित कर दी जाएं। दरअसल उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों को अभी तक किताबें नहीं मिली हैं। इसके साथ ही मंत्री जी ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर इसमें कोई लापरवाही बरती गई तो कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों को अभी तक किताबें नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई है और कहा कि अगले 3 दिनों के भीतर सरकारी स्कूलों के बच्चों को शैक्षणिक किताबें दे दी जाएंगी।
और इसी के साथ राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।